नमस्कार। इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास की एक ऐसी सच्चाई पर बात करेंगे जो किसी कहानी जैसी लगती है। दरअसल आज हम ये समझेंगे कि कैसे एक आम सी व्यापारिक कंपनी, जिसका मुख्य मकसद सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाना था, उसने धीरे धीरे एक पूरे उपमहाद्वीप पर अपना कब्जा जमा लिया। जरा कल्पना कीजिए, क्या हो अगर आज की कोई बड़ी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन अचानक अपनी खुद की एक विशाल सेना खड़ी कर ले और एक के बाद एक राज्यों को निगलना शुरू कर दे। सुनने में ये किसी हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म की स्क्रिप्ट लगता है ना? लेकिन 18वीं और 19वीं सदी के भारत में बिल्कुल यही हुआ था। तो आखिर एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी पूरे भारतीय साम्राज्य की मालिक कैसे बन बैठी? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। कहानी की शुरुआत करने से पहले चलिए इसके अंत पर एक नज़र डालते हैं। इस आखिरी नतीजे को देखिए। यहाँ ब्रिटिश सेना अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर रही है। एक वक्त था जब पूरे भारत पर मुगलों का दबदबा था। तो आखिर ये दबदबा बिखरा कैसे? ये डोमिनो इफेक्ट शुरू कहाँ से हुआ? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। तो चलिए सीधे शुरुआत में चलते हैं। बात साल 1600 की है। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक रॉयल चार्टर यानी शाही फरमान दिया। इसका मतलब था कि अब इस कंपनी को पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार यानी मोनोपोली मिल गई थी। नए व्यापार की तलाश में इनके जहाज केप ऑफ गुड होप का लंबा चक्कर लगाकर हिंद महासागर पहुंचे। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या थी। वहाँ पहले से ही पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी व्यापारी बैठे थे और यहीं से शुरू हुई एक बेहद भयंकर टक्कर। इस पूरे खेल को समझने के लिए हमें उस वक्त की मर्केंटाइल यानी व्यापारिक मानसिकता को समझना होगा। दरअसल उस दौर में मुनाफा कमाने का सीधा सा फॉर्मूला था अपने प्रतिद्वंदियों को पूरी तरह से रास्ते से हटा देना। अपना व्यापार सुरक्षित रखने के लिए इन कंपनियों ने हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया और अपनी व्यापारिक चौकियों को बड़े बड़े किलों में बदलना शुरू किया। यहीं से मामला थोड़ा गर्म होने लगा। कलकत्ता जैसी जगहों पर जब इस कंपनी ने अपनी बस्तियों की किलेबंदी करनी शुरू की, तो वहां के स्थानीय शासकों यानी बंगाल के नवाबों का नाराज होना तो तय था। ये स्थिति बिल्कुल उस उबलते हुए पानी की तरह थी जिसमें शुरुआत में तो तापमान का पता नहीं चलता, लेकिन जब तक उबाल आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और यही उबाल 1757 में प्लासी के मशहूर युद्ध के रूप में फूट पड़ा। जब नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता के किले पर हमला किया तो मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में कंपनी की सेना मदद के लिए पहुंची। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यहाँ सीधे युद्ध से ज्यादा कूटनीति काम आई। क्लाइव ने क्या किया? उसने सीधे नवाब के सेनापति मीर जाफर को अगला नवाब बनाने का लालच दिया और अपनी तरफ मिला लिया। नतीजा, सिराजुद्दौला की हार हुई और भारत में कंपनी को अपनी पहली सबसे बड़ी मिलिट्री जीत मिल गई। प्लासी जीतने के बाद कंपनी बहुत जल्दी इन कठपुतली नवाबों के नखरों से थक गई। उन्हें लगा कि चलो अब खुद ही कंट्रोल लेते हैं। और 1765 में मुगल सम्राट ने मजबूरन कंपनी को ही बंगाल का दीवान घोषित कर दिया। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब कंपनी को ब्रिटेन से सोना चांदी मंगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। अब वो बंगाल के ही उस विशाल राजस्व यानी टैक्स का इस्तेमाल करके भारत से सूती और रेशमी कपड़े खरीदने लगे और अपनी बड़ी सेना का खर्च भी वहीं से निकालने लगे। इस दौरान कंपनी के अफसर कितनी तेजी से अमीर हो रहे थे, ये आंकड़ा उसे बहुत अच्छे से दर्शाता है। सोचिए, जब रॉबर्ट क्लाइव 1767 में भारत से वापस लौटा तो उसके पास 4 लाख पाउंड से भी ज्यादा की निजी संपत्ति थी। ये उस जमाने में एक असंभव सी रकम थी। कंपनी के भ्रष्ट अधिकारी इतना अंधाधुंध पैसा कमा रहे थे कि ब्रिटेन वापस लौटने पर वहां के लोग उन्हें मजाक में नबॉब्स बुलाते थे, जो कि भारतीय शब्द नवाब का ही एक बिगड़ा हुआ रूप था। लेकिन बात यही नहीं रुकी। इस खुली लूट और भ्रष्टाचार के चक्कर में ब्रिटिश संसद ने जब क्लाइव से पूछताछ की तो उसका जवाब सुनने लायक था। उसने बड़े अहंकार के साथ कहा कि बंगाल का पूरा खजाना उससे कदमों में बिछा था और फिर भी उसने जो संयम रखा उस पर तो उसे खुद हैरानी होती है। ये एक बयान उस दौर की मानसिकता और खुद को सबसे ऊपर समझने वाली सोच का सबसे बड़ा सबूत है। अब कोई भी सोच सकता है कि उन्होंने पूरे देश पर सेना से कब्जा किया होगा, लेकिन नहीं। कंपनी ने अनजान जगहों पर सीधे हमले बहुत कम किए। उन्होंने एक अलग रास्ता चुना, कूटनीति का। उन्होंने अलग अलग राज्यों में अपने रेजिडेंट बिठाना शुरू किए जो वहां के आंतरिक मामलों में दखल देते थे। उन्होंने राजाओं को सहायक संधि यानी सब्सिडियरी अलायंस के लिए मजबूर किया।
इसके बाद उन राजाओं का अपनी खुद की स्वतंत्र सेना रखने का हक छीन लिया गया और सुरक्षा के नाम पर उनसे भारी भरकम पैसा वसूला जाने लगा। हालांकि जहां बात उनके मुनाफे पर सीधे आकर अटक जाती थी, वहां वे युद्ध से भी पीछे नहीं हटते थे। इसका सबसे तगड़ा उदाहरण थे मैसूर के टीपू सुल्तान, जिन्होंने अपने इलाके से कंपनी का व्यापार रोक दिया था। उनके खिलाफ 4 भयंकर युद्ध लड़े गए। एक यूरोपीय सैनिक को फाड़ रहा ये यांत्रिक बाघ का खिलौना दरअसल टीपू सुल्तान के उसी कड़े प्रतिरोध का प्रतीक है जो 1799 में उनकी मृत्यु तक लगातार जारी रहा। इसी तरह आपसी फूट से कमजोर हो चुके मराठा साम्राज्य को भी कंपनी ने एक के बाद एक युद्धों में हरा दिया। इसके बाद 19वीं सदी की शुरुआत में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने एक नई सर्वोच्चता की नीति लागू की। इस नीति का सीधा सा मतलब ये था कि कंपनी की सत्ता अब भारत में सबसे ऊपर है और अपने हितों की रक्षा के लिए वे बेझिझक किसी भी भारतीय राज्य पर कब्जा कर सकते थे। और फिर विस्तार की इस भूख को एक नया हथियार मिला, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के रूप में, जिसने विलय की नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पेश किया। ये एक ऐसा नियम था जिसमें यह तय किया गया कि अगर कोई भारतीय राजा बिना किसी पुरुष उत्तराधिकारी के मर जाता है तो उसका राज्य अपने आप कंपनी के कब्जे में आ जाएगा। बस इसी नियम के चलते सतारा, झांसी और आखिर में कुशासन का आरोप लगाकर अवध जैसे बड़े राज्यों को पूरी तरह हड़प लिया गया। आइए अब इस पूरे बदलाव को थोड़ा विजुअल रूप में समझते हैं। साल 1797 के नक्शे को देखिए। ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र महज इन छोटे छोटे पीले रंग के हिस्सों तक ही सीमित थे। एक व्यापारिक कंपनी के नजरिए से देखा जाए तो ये एक छोटी सी और साधारण शुरुआत थी। लेकिन अब जरा इस अगले नक्शे को देखिए। महज 40 सालों के अंदर ही 1840 तक ये पीला हिस्सा कितनी तेजी से फैल चुका है। ये उन सहायक संधियों और उस आक्रामक सर्वोच्चता की नीति का ही बिल्कुल सीधा परिणाम था। और आखिरकार 1857 तक आते आते तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी थी। ये नक्शा उस कठोर सच्चाई को सामने रखता है। विलय की इन लगातार नीतियों के आगे कंपनी ने लगभग पूरे उपमहाद्वीप पर अपना पूर्ण वर्चस्व स्थापित कर लिया था। एक व्यापारिक सफर अब पूरी तरह से एक विशाल साम्राज्य में बदल चुका था। इतने बड़े साम्राज्य को कंट्रोल करने के लिए सेना का नया ढांचा तैयार किया गया। भारतीय सिपाहियों को यूरोपियन स्टाइल की ट्रेनिंग और अनुशासन लेने पर मजबूर किया गया, लेकिन इस प्रक्रिया में उन्होंने सिपाहियों की गहरी धार्मिक भावनाओं और जातीय पहचान को बिल्कुल दरकिनार कर दिया। और वही सेना जो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, उसके अंदर ही एक भारी गुस्सा और असंतोष उबलने लगा। ऐसा नहीं है कि इस विशाल कॉरपोरेट विस्तार का कोई अंजाम नहीं हुआ। खुद लंदन में बैठी सरकार भी इससे हिली हुई थी। बंगाल में हुए कुशासन और मनमानी के चलते गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में पूरे 7 साल तक महाभियोग यानी इम्पीचमेंट का मुकदमा चला। ये साफ दिखाता था कि मुनाफे की ऐसी अंधी दौड़ के क्या भयानक परिणाम हो सकते थे। उसी मुकदमे के दौरान एडमंड बर्क नाम के नेता ने ये बेहद उग्र और मशहूर भाषण दिया था, जो इस पूरी कहानी को सटीक ढंग से समेटता है। कैसे सिर्फ मुनाफे के लिए काम करने वाले एक कॉर्पोरेट उद्यम ने करोड़ों लोगों के हक छीने और एक पूरे उपमहाद्वीप को रेगिस्तान में बदल कर रख दिया। ये भाषण उसी इंसानी कीमत का एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली प्रमाण है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही निकल कर आता है, 100 सालों तक चले इस लगातार कब्जे, राजा महाराजाओं को सत्ता से हटाने, खजानों की लूट मचाने और लोगों की स्थानीय मान्यताओं को ठेस पहुंचाने के इस सफर ने एक ऐसे ज्वालामुखी को जन्म दिया जिसका फटना लगभग तय था। ये सोचने वाली बात है कि क्या कॉरपोरेट लालच के इस लंबे दौर ने 1857 की उस ऐतिहासिक और हिंसक बगावत को पूरी तरह से अपरिहार्य नहीं बना दिया था? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।